हेलो स्टूडेंट्स। पिछले बार हमने अपक्षय के पहले प्रकार भौतिक अपक्षय के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सभी प्रक्रियाएं जो होती हैं अपक्षय वाली, ये पृथ्वी के भूपटल पर अर्थात भूपृष्ठ पर बाहरी सिरे की ओर ये प्रक्रियाएं होती हैं। और इन प्रक्रियाओं के लिए कौन कौन से कारक घटक प्रभावकारी होते हैं, ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। हमने देखा था कि सौर ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल और गतिज ऊर्जा, इन तीनों के कारण अपक्षय की प्रक्रिया होती है। ये तीनों ही बहुत ही प्रभावकारी घटक हैं जिनकी वजह से अपक्षय जैसी घटनाएं होती हैं। अपक्षय हमने पहले ही पढ़ा है। अपक्षय वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टानें, बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो टूटती और फूटती हैं, दो टुकड़ों में बंटती हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो चट्टानें इतने टुकड़ों में बट जाती हैं कि उनके छोटे छोटे चूर्ण भी हो जाते हैं, जिसमें हमने छिन्न भिन्न टुकड़े देखे थे। अपक्षय के 3 प्रकार हमने देखे हैं: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक का टॉपिक हो चुका है, रासायनिक हो चुका है, अब हम जैविक के बारे में देखेंगे। जैविक, जीव जंतु वनस्पतियां, इन सब का समावेश इस जैविक अपक्षय के अंतर्गत होता है। अब जीव जंतु कैसे अपक्षय करते होंगे, कैसे चट्टानों को तोड़ते होंगे, तो ये हम आगे देखने वाले हैं। जैविक अपक्षय, जो हमने पेड़ों के चित्र देखे, कई बार हम पेड़ देखते हैं जो कि पत्थरों पर उगते हैं और धीरे धीरे क्या होता है, वो पेड़ की जड़ें पत्थरों की, उन चट्टानों की दरारों में प्रवेश करते हैं। वो लवण की खोज करते हैं, खनिज की खोज करते हैं, पानी की खोज करते हुए वो चट्टानों के अंदर उनकी जड़ें प्रवेश करती हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, चट्टानों की दरारें धीरे धीरे उन जड़ों के कारण बड़ी होने लगती हैं और उन चट्टानों पर दबाव पड़ता है, उन दरारों पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से वो चट्टानें दो टुकड़ों में बट जाती हैं या फिर उनके और भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। मुख्य कारण क्या होता है, जड़ें। जड़ों में इतनी शक्ति होती है कि वो बड़े से बड़े चट्टानों को भी तोड़ देती हैं। तो जैविक अपक्षय में भूमि में पौधों की जड़ों के प्रवेश और उनके फैलने से चट्टानों में उत्पन्न तनाव के कारण चट्टानों का विघटन होता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह में मिट्टी में रहने वाले अनेक जीव जंतु, हमने चूहे देखे हैं, खरगोश देखे हैं, सांप देखे हैं, केचुए देखे हैं, और भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं जो कि बिलों में रहते हैं। तो ये बिलों में रहने वाले जीव क्या करते हैं, ये पहले तो ऊपरी सतह, चलो मिट्टी है, आसानी से उसको हम खोद लेंगे, वो चूहे जो है वो आसानी से खोद लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे है वो गहराई की तरफ जाते हैं, उन्हें कठोर चट्टानें मिलती हैं। लेकिन उन जीवों के पास नाखून होते हैं, उनके पास धैर्य भी होता है। वो धीरे धीरे उन चट्टानों को खोद खोद कर उसके अंदर अपने बिल बनाते चले जाते हैं। तो जो जीव जंतु हैं, ये भी एक बहुत बड़े प्रमुख कारक हैं जैविक अपक्षय के लिए। इनकी वजह से भी चट्टानें टूटती हैं। ये देखिए, इस आकृति में एक पौधा है जो कि पृथ्वी के भूपृष्ठ पर लगाया गया है। धीरे धीरे उसकी जड़ें जो है वो गहराई में उन कठोर चट्टानों की ओर जाती हैं, नीचे की तरफ। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, चट्टानें अपनी जगह बनाती हैं। तो चट्टानें की जो दरारें होती हैं, वो दरारें और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जाती हैं। और अंत में देखो, हमने देखा है लास्ट किनारे की तरफ कि वो जो चट्टानें हैं, वो कठोर चट्टानें, वो भी टुकड़े टुकड़े में टूटकर मुख्य चट्टानों से अलग हो जाती हैं। जैविक अपक्षय मनुष्य, जीव जंतुओं और वस्तुओं के व वनस्पतियों के प्रभाव से जब चट्टानों का टूटना शुरू होता है, तो उसे ही हम जैविक अपक्षय के रूप में समझते हैं।
जैविक अपक्षय के लिए मुख्य 3 कारक है। पहले तो वनस्पतियां, दूसरे हैं बिल में रहने वाले जीव जंतु और तीसरे हैं हम खुद मनुष्य। मनुष्य भी बहुत बड़ा कारण है जैविक अपक्षय के लिए। इस आकृति में हम देख रहे हैं, देखिए कैसे बड़ी बड़ी चट्टानों के ऊपर की तरफ पेड़ उगे हुए हैं और उनकी जड़ें उन चट्टानों की गहराइयों में जाकर उन चट्टानों को टुकड़ों टुकड़ों में बांट रही है। वनस्पति, अब ये जो पेड़ थे वनस्पति के ही अंग है, हिस्से हैं। पेड़ पौधों की जड़ें चट्टानों की दरारों को अपने विकास के साथ और भी अधिक चौड़ा करती जाती हैं। जड़ों द्वारा चट्टानों पर दबाव पड़ता है। जड़ें जो है, हमने जड़ों के भी प्रकार विज्ञान में पढ़े हैं। मूल जड़ें होती है, फिर उसकी उप शाखाएं होती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, जो छोटे छोटे रोम वाली जो जड़ें होती है वो भी उन दरारों में प्रवेश करती जाती हैं, जिससे कि चट्टानें टूटती हैं। तो वनस्पतियों की वजह से चट्टानों का अपक्षय सबसे ज्यादा होता है। ये वनस्पति ऐसी है, पत्थर फूल नाम है इसका। ये चट्टानों की ऊपरी सतह पर उगती है और ये बड़े बड़े पौधे नहीं होते हैं, ये छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं और ये नमी पाकर और इनकी जड़ें जो है वो और चट्टानों की दरारों में प्रवेश करती हैं, वहां से खनिज और पानी की खोज करते हुए। और जब और क्या होता है कि चट्टानों के अंदर की, मैंने पहले ही आपको बताया था भौतिक अपक्षय में, कि ज्यादा गर्मी से क्या होता है कि जो धातुओं से चट्टानें बनी हुई हैं, तो ज्यादा गर्मी से जो धातु कम गर्मी कम तापमान में पिघलती हैं, तो वो चट्टानों के अंदर पिघलने लगती हैं। तो उससे भी वनस्पतियों को पोषण मिलता है। उन पिघली हुई चट्टानों से भी वनस्पतियों को पोषण मिलता है। तो इसलिए चट्टानों की वनस्पतियों की जो जड़ें हैं वो चट्टानों के अंदर इसी प्रकार की खोजबीन करते हुए अपनी वृद्धि अपना विकास करती हैं। आपने ये आकृति आपने इस तरह की वनस्पतियां देखी होंगी। काई या शैवाल, काई भी हमने देखी है। देखो समुद्र के किनारों की तरफ जहां पर पानी लंबे समय तक टिका रहता है, वहां पे कैसी फिसलन जैसी होती है। तो वो जो फिसलन है वो काई का ही एक प्रकार है। काई के कारण ही वहां पर उन चट्टानों के ऊपर फिसलन होती है। तो ये जो काई है ये उन चट्टानों पर उगती है और हमने दीवालों पर देखा है, पानी की टांकी के ऊपर उसकी दीवालों पर हरी रंग की ऐसी चादर जैसी बिछी हुई होती है, उसे हम शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो ये काई और शैवाल ये दोनों भी वनस्पति के रूप में ही जैविक अपक्षय को प्रभावकारी बनाते हैं। ये देखिए, ऊंचाई के क्षेत्रों में जहां पे नमी प्रदेशों में नमी बनी होती है, हमेशा गीलापन जैसा क्षेत्र रहता है, तो वहां पे क्या है, ऊंचाई पर भी इस प्रकार की वनस्पतियां अपने आप ही, ये बहुत बड़ी वनस्पतियां नहीं होती हैं, ये घास जैसी होती हैं, छोटी छोटी वनस्पतियां। तो ये वनस्पतियां बड़ी मात्रा में उन चट्टानों के ऊपर उग जाती हैं। अब आते हैं अगले सेकंड टॉपिक पर, बिल में रहने वाले जीव। पहले वाली आकृति में हम देख रहे हैं एक जीव है जो कि चट्टानों में होल करके उसके अंदर बैठा हुआ है, और दूसरा एक गिलहरी है जो कि चट्टानों से बाहर की ओर आ रही है। ठीक है, ये जो जीव हैं ये बिलों में रहना पसंद करते हैं। गिलहरी नहीं है, दूसरा प्राणी है। ओके, तो ये बिलों में रहना पसंद करते हैं। तो ये जितनी ज्यादा हो सके उतनी गहराई में अपने बिल बनाते हैं, वो गहराई तक चले जाते हैं बिल बनाते हुए अपनी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही सेम सांप भी करता है, सांप भी बिलों में रहता है। बिलकारी जीव जंतु, बहुत से छोटे छोटे जीव जंतु, चींटियां
चूहे, खरगोश चट्टानों में खोल बनाकर रहते हैं, जिससे चट्टानों का टूटना और ही ज्यादा आसान हो जाता है। इसके प्रभाव से चट्टानों का टूटना ही जीव जंतुओं द्वारा जैविक अपक्षय कहलाया जाता है। चींटियों को भी हमने देखा है, वो बड़ी सी बड़ी दीवारों में छोटे छोटे से होल बनाकर प्रवेश कर जाती हैं, अपने घर बना लेती हैं। और अगर हम उन दीवारों को तोड़ेंगे तो हमको दिखाई देता है कि कैसे वो अंदर वो होल धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। उन होलों का आकार बड़ा होते जा रहा है। ऐसे ही सेम दीमक भी करती है। दीमक भी चट्टानों पर, दीवालों पर इस तरह के छोटे छोटे बिल बनाती है। ये देखिए एक आकृति जिसमें चींटियों के और दीमक के इस तरह के हमने घर देखे हैं। मुंबई में तो नहीं देखने मिलता है, लेकिन गांव के क्षेत्रों में इस प्रकार के हमको बाम्बी दिखाई देते हैं। ठीक है। और दूसरी है चींटी की आकृति, जो कि चट्टानों को खींचने का काम कर रही है। पक्षियों द्वारा भी अपक्षय होता है। अब ये पक्षी कैसे अपक्षय करते हैं? तो ये जो पक्षी हैं, ये जमीन में अपने भोजन को ढूंढते हैं। ये केचुए खाते हैं, छोटे छोटे जीव खाते हैं जो कि मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये चट्टानों पर बैठते हैं और अपने पंजों से उन चट्टानों को खुरचते हैं। तो छोटे छोटे जीवों, इन पक्षियों के कारण भी अपक्षय होता है, जैविक अपक्षय होता है। पिडॉक्शल कवच वाले जीव पत्थर पे, समुद्र के किनारे ही इस तरह के पत्थर और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये पत्थर हमको दिखाई देते हैं। ये जो पक्षी, ये जो जीव है, इसके ऊपर की तरफ कवच होता है और ये जीव चट्टानों में छेद करके उसमें ही रहना पसंद करते हैं। इस तरह के जीव हमको अलीबाग के समुद्र के किनारे उस तटवर्ती इलाके में भी दिखाई देते हैं। इस तरह के जीव रेत में भी पाए जाते हैं। पिडॉक शेल। अब आते हैं जैविक अपक्षय के सबसे मुख्य कारण, मनुष्य। मनुष्य ना तो नाखूनों से चट्टानों को खुरचता है, ना ही अपने हाथ पैर बढ़ा के उनकी दरारों में प्रवेश करता है। वो तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से ही चट्टानों को तोड़ने का काम करता है। विकास के लिए जमीन के नीचे से खनिज निकालना है, तो उन्हें जमीन के नीचे खनिज के लिए खुदाई करनी होती है और जमीन के नीचे ही बड़ी बड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, कठोर चट्टानें। तो उन चट्टानों को तोड़कर ही कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट इस तरह के खनिज निकालने का काम किया जाता है। और जिस इलाके में खनिज निकालते हैं, उस इलाके के आसपास के इलाकों को भी साफ करना पड़ता है, वहां के पेड़ पौधों को हटाना पड़ता है, क्योंकि उस इलाके में उन्हें अब खनिज निकालने के लिए मशीनों का उपयोग करते हैं, बड़ी बड़ी ट्रकों का उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़े कारखाने बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी जगहों को मनुष्य अपनी सुविधा अनुसार तोड़ता फोड़ता रहता है। तो इसकी वजह से भी जैविक अपक्षय होता है। दूसरा, खेती करने के लिए खेती करने के लिए समतल भूभाग चाहिए, उपजाऊ मिट्टी चाहिए। तो जिस जगह पे उपजाऊ मिट्टी होती है, वहां के सभी चट्टानों को हटाने का काम मनुष्य स्वयं करता है। अगर बांध बनाने हैं, तो बांध तो नदियों को बांध कर बनाया जाता है, और ये जो बांध होते हैं, ये हमेशा ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और उन ऊंचाई वाले इलाकों में ही पानी को, नदियों के पानी को रोका जाता है और बांध बनाया जाता है। तो बांध बनाने के लिए, बड़े बड़े जो नदियों में बांध बनाए जाते हैं, उसके लिए भी बड़ी मात्रा में खुदाई की जाती है, चट्टानों की तोड़ फोड़ होती है। मुंबई जैसा शहर देखिए, ये तो चट्टानों का ही शहर है। एक तरह से देखा जाए तो चट्टानी प्रदेशों में बसा हुआ शहर है। तो मुंबई में बिल्डिंगे बनाने के लिए, कारखाने लगाने के लिए, बस्तियां बसाने के लिए मनुष्य ने बहुत सारे चट्टानों की तोड़फोड़ की है। बहुत सारे क्षेत्रों को, अभी देखो पहाड़ों पर, जैसे कि हमने देखा है कसारा घाट, खंडाला घाट देखा है हमने। तो ये जो कसारा घाट है, ये क्या पहले से बने हुए हैं? नहीं,
इन इन घाटों को बनाने का काम मनुष्य ने स्वयं किया है। पहाड़ों की कटाई करके, पहाड़ों को काट कर मनुष्य ने घाट बनाए हैं, वहां पर रास्ते बनाए हैं, ताकि एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से, एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से, एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ा जा सके, लोगों का आना जाना आसान हो सके और हम लोग अपना विकास कर सके। तो मनुष्य जो है वो सबसे बड़ा कारण है जैविक अपक्षय के लिए। मानव द्वारा प्रकृति में कई कार्य किए जाते हैं, जिसमें सुरंग बनाना, यस, ट्रेन हमने अभी देखा, आप अगर कल्याण की तरफ जाते हैं तो हमें बड़ी सी सुरंग दिखाई देती है जिसके नीचे से हमारी ट्रेन गुजरती है। तो सुरंग बनाने का काम भी मनुष्य ही करता है। खदानों से खनिज निकालना, इससे चट्टानों में तोड़फोड़ होती है और इसको भी जैविक अपक्षय के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक, विशाल क्षरण। विशाल क्षरण, क्षरण का मतलब होता है मिट्टी का क्षरण भी हो सकता है, चट्टानों का भी क्षरण मतलब टूटना, इलाके में जमा होना, ये सब जो क्षरण के अंतर्गत आता है। अभी जो विशाल क्षरण होते हैं ये बड़ी मात्रा में होते हैं, ये छोटे छोटे हिस्सों में नहीं होते हैं। विशाल क्षरण की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है मनुष्य का भी। जहां पर भी विशाल क्षरण होता है वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। चट्टानों से टूटे हुए, गुरुत्वाकर्षण बल का नियम तो यही है, और ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी के पास ऊपर की ओर उछाली गई, आसमान की ओर उछाली गई किसी भी चीज को नीचे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये न्यूटन का। तो अब इसके अनुसार ये गुरुत्वाकर्षण बल एक चुंबक, तो क्या होता है जब पहाड़ों पर चट्टानें होती हैं, तो पहाड़ों पर जो चट्टानें होती हैं जो टूटती हैं, नमी प्रदेशों में जैसे चट्टानें जब टूटती हैं तो वह चट्टानें, टूटी हुई चट्टानें बड़ी तेजी से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लुढ़क कर नीचे की ओर आ जाती हैं, उस तलहटी की ओर आ जाती हैं, उस पहाड़ के निचले क्षेत्र तलहटी की ओर आ जाती हैं, और वहां पर लंबे समय तक ये टूटने का और सरकने की जो प्रक्रिया है लंबे समय तक कंटिन्यू चलती रहती है। तो कंटिन्यू चलने की वजह से उस पहाड़ के नीचे तलहटी की तरफ भी एक शंक्वाकार, शंक्वाकार, आपने वो जोकर की टोपी देखी होगी, शंक्वाकार होती है, तो इस तरह का शंक्वाकार एक ढेर वहां पर तलहटी में भी जमा हो जाता है। ठीक है, तो लेकिन ये ढेर उतना मजबूत नहीं होता है, ये भी ढेर भी कुछ समय बाद नीचे की ओर सरकने लगता है, और जब ये ढेर पूरा का पूरा इकट्ठा जब नीचे की ओर सरकता है तो बहुत ज्यादा विनाश होता है। इस पूरे के पूरे ढेर के सरकने को ही हम विशाल क्षरण कहते हैं, और ये जो विशाल क्षरण है वो सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है, और वही पहाड़ी इलाके जहां पर नमी होती है, बारिश ज्यादा होती है, या फिर बर्फीले प्रदेश होते हैं, क्योंकि बर्फीले प्रदेशों में हमने पढ़ा था कि बर्फ के कारण प्रसरण और संकुचन की जो प्रक्रिया होती है उसकी वजह से चट्टानें बड़ी तेज गति से टूटती हैं, और पानी में भी रासायनिक अपक्षय होता है पानी की वजह से, तो इन सभी कारणों से बड़ी तेजी से अपक्षय होता है और चट्टानें टूटती हैं। तो इन्हीं के कारण, इन अपक्षय के कारण ही विशाल क्षरण जैसी समस्या पैदा होती है। विशाल क्षरण जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तीव्र ढलान वाला विशाल क्षरण और एक होता है मंद ढलान वाला विशाल क्षरण। तीव्र गति, तेज गति से जो विशाल क्षरण होता है वो बहुत खतरनाक होता है, इसमें कई बार मनुष्य उसकी चपेट में आ जाते हैं। देखिए विशाल क्षरण अभी बारिश के मौसम में हमने न्यूज में कई बार देखा है कि कहाँ की किसी क्षेत्र में सड़क के ऊपर चट्टानें आकर गिर गई, या फिर कहीं पर सड़क ही टूट गई है, सरक गई है, तो ये सभी विशाल क्षरण के ही उदाहरण हैं। विशाल क्षरण के दो प्रकार, तीव्र ढलान पर तीव्र गति से विशाल क्षरण,
और मंद ढलान पर मंद गति से होने वाला विशाल क्षरण। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिख गया है, तो मैं चेंज कर दूंगी। मंदिर अलार्म नहीं है, मंद गति से, ठीक है। ओके चलते हैं। ओके, जो तीव्र गति से ढलान से जो विशाल क्षरण होता है उसे हम कहते हैं भूस्खलन। भूस्खलन चट्टानों का गिरना, भूस्खलन या फिर भूमि का धंसना, ऐसी हलचलें अगर तीव्र गति से होती हैं तो उसे हम तीव्र गति का विशाल क्षरण कहते हैं। बहुत बार ऐसी हलचलों का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है। भूस्खलन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई बार तो अभी केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाले जो ये रास्ते हैं, ये एक्चुअली पहाड़ को काट कर ही बनाए गए हैं रास्ते। और ऐसे इलाकों में ना ये समस्याएं बार बार आती हैं। कई बार लोग वहां पर फंस जाते हैं क्योंकि आने जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। रास्ते भी एक ही होते हैं। यहाँ मुंबई जैसे महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, इस तरह के मार्ग वहां पर नहीं होते हैं। एक ही रास्ता होता है जिसमें से आना और जाना होता है। तो अगर ये रास्ते पर भूस्खलन हो जाए या फिर वो रास्ता ही टूट जाए तो क्या होगा? लोगों का आना जाना असंभव हो जाएगा। तीव्र ढलान वाले नम मौसमी प्रदेशों में ऐसी हलचलें होने की संभावना अधिक होती है। अपेक्षित जो अपक्षय हो चुके हैं उन पदार्थों की ढलानों पर बड़ी परतें तैयार होती हैं। ऐसे प्रदेशों में वर्षा होने पर जल की वजह से अपक्षय होता है और उन जल के प्रवेश करने की वजह से उन चट्टानों का वजन बढ़ जाता है। अभी किसी चीज के अंदर और भी चीजें भरते जाएंगे, जैसे कि देखिए बलून हम लेते हैं। बलून में अगर हम पानी डालेंगे, पानी उसमें उतना ही डालेंगे जितना कि वो सह सके। अगर उससे ज्यादा डालेंगे तो क्या होगा? उस बलून में पानी का वजन ज्यादा हो जाएगा और बाद में वो बलून जो है, वो गुब्बारा जो है वो फूट जाएगा। तो इससे क्या होता है? तो इस तरह से क्या, चट्टानों में जब पानी रिसने लगता है और पानी उसके अंदर जमा होने लगता है तो उस चट्टान का वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने की वजह से वो चट्टान ढलान की दिशा में बड़ी तेजी से नीचे की ओर सरकती है। परिणाम स्वरूप ऐसे अपेक्षित पदार्थ तीव्र गति से ढलान की दिशा में खिसकते हैं और बड़ी मात्रा में आकर नीचे की ओर गिर जाते हैं। और वो अकेले नहीं गिरते, उनके साथ में नीचे की ओर लुढ़कते हुए और भी पत्थर जुड़ जाते हैं। और इस तरह से क्या होता है? बड़ी मात्रा में चट्टाने जो है वो नीचे की ओर सरकती हैं। पुणे जिले में मालिन गांव पर चट्टानों के भूस्खलन की ऐसी दुर्घटना, ये तो आपकी किताब में दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आप न्यूज में इस बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा देख सकते हैं। भूस्खलन के बहुत सारे उदाहरण आपको उसमें देखने को मिलते हैं। अनेक बार पदार्थ नीचे खिसकने के अलावा वे अपनी जगह पर ही धंस भी जाते हैं। कई बार उनका वजन बढ़ने की वजह से वो अपनी ही जगह पर, मतलब नीचे की चट्टान जो है उसकी पिघलती है, टूटती है, तो उसकी वजह से क्या होता है? ऊपर की जो वजन चट्टान है वो उस नीचे की कमजोर चट्टान के ऊपर दबाव डालकर उसी के ऊपर बैठ जाती, धंस जाती है। तो इस तरह से भी भूस्खलन होता है। तो इस धंसने, भूमि के धंसने को अवपात भी कहते हैं। अब आते हैं मंद गति से। ये जो मंद गति से विशाल क्षरण होता है ये बहुत लंबा समय लेता है और ये ज्यादातर पहाड़ी ढलान पर ही ये भी देखने को मिलते हैं। लेकिन पहाड़ी ढलानों पर इस तरह का जो विशाल क्षरण है मंद गति से होने वाला, ये लहर जैसा दिखाई देता है। लहरों की तरह ये दिखाई देता है। कम ढलान और आम तौर पर शुष्क मौसम के प्रदेशों में, नॉर्मल सी बात है, कम ढलान होगी तभी मिट्टी भी बड़ी धीमी गति से नीचे की ओर बहेगी। मिट्टी जो है वो नीचे की ओर धीरे धीरे सरकती है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से, क्योंकि उसकी ढलान बहुत ही धीमी है। अभी देखिए, तीव्र गति से तीव्र ढलान और मंद ढलान। तीव्र ढलान पर उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मंद ढलान पर उतरना चढ़ना बहुत ही आसान होता है। अभी मुंबई में देखो, लोगों ने पहाड़ी ढलान पर घर बनाए हुए हैं। तो पहाड़ी ढलान पे कैसे, मंद जहाँ पे ढलान होती है वहीं पे घर बनाना आसान होता है। अगर कोई ढलान खड़ी है, खड़ी चट्टानों वाली ढलान है, तो वहां पे घर बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो ऐसी जगहों पे चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है। ओके, तो मंद गति से जो ढला विशाल क्षरण होता है
तो ये शुष्क मौसम, जहाँ पे बहुत गर्मी होती है और सूखा मौसम होता है, तो वहां पे क्या होता है, मिट्टी हवा द्वारा उड़ती है। मिट्टी जो है वो हवा द्वारा उड़ती है। और अगर बारिश भी होती है तो बारिश भी एक मुख्य कारण है मिट्टी को उड़ाकर बहाकर ले जाने के लिए। तो मिट्टी जो बहती है तो वो कहीं ना कहीं निचले क्षेत्र की ओर या कहीं पर कोई ऐसे रुकावट जैसा क्षेत्र पड़ता है तो वहां पर मिट्टी रुकती है। तो क्या होता है, इससे एक मृदा सर्पण जैसी आकृति बन जाती है। तो इसमें मिट्टी का खिसकना यह क्रिया अधिक होती है। मंद गति में सिर्फ मिट्टी खिसकती है, चट्टाने नहीं खिसकती हैं। ठीक है। समशीतोष्ण प्रदेशों में ढलान पर धीमी गति से, अब ये समशीतोष्ण जहाँ पे गर्मी और ठंडी, समशीतोष्ण ये तीन शब्द से मिलके बना हुआ है। सम मतलब समान, शीत मतलब ठंडा मौसम, और उष्ण मतलब गर्म मौसम। तो जिन प्रदेशों में ठंडी और गर्मी ये समान समान होते हैं, तो ऐसे प्रदेशों में ये मंद ढलान जो है, ये ये विशाल क्षरण की जो प्रक्रिया है बहुत ही धीमी गति से होती है, क्योंकि इन इलाकों में वर्षा भी होती है, ठंडी का मौसम भी भरपूर होता है, और गर्मी माइल्ड होती है, हल्की होती है। मिट्टी का उड़ने की जो मिट्टी मिट्टी यहाँ पे वनों का आच्छादन बहुत कम होता है, मतलब पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। तो ऐसी जगहों पे मिट्टी बड़ी तेज गति से उड़ती है। लेकिन समशीतोष्ण क्षेत्र जो है वो का अच्छा आवरण होता है, विशाल क्षरण बहुत, इस क्षरण या फिर मात लोट या फिर मृदा सर्पण। ओके, आज का आपका इस स्वाध्याय है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, तो आप इस स्वाध्याय को कीजिए। निम्न कथन सत्य है या असत्य, ये आपको लिखना है। और दूसरा है आकृति पूर्ण कीजिए, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। ओके सर, लेसन कंप्लीट किया मैंने टॉपिक।